हेलो बच्चों। तो कल आप लोग का जो है सेक्शन सी का वीडियो अपलोड कर दिया गया था, ठीक है ना। सेक्शन सी का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया था। जो नहीं देखे हैं यहाँ पर आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। और बाकी आज हम लोग सेक्शन डी यानी खंड घ शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, खंड जो घ है इसमें 52 तक प्रश्न है, 45 से सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके बनाते हैं। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग यहाँ से पहले उठा लेते हैं, ठीक है ना। अलग ले जाकर के हम लोग इसको बनाया जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। देखिए, प्रश्न हम लोग के यहाँ पर आ गया है और इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। पर एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 मीटर 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब आरोपित है, ठीक है ना। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला गया है, ठीक है ना। इस प्रकार डाला गया है, सीधा डाला गया है कि बेलन की तली स्पर्श करता है, बेलन की जो तली है स्पर्श करता है नीचे तली में। इसके बाद यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा फिगर से समझते हैं, तब ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, दिया गया है कि 120 सेंटीमीटर ऊंचा त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। एक शंकु है, ठीक है ना, शंकु है। और इस शंकु का ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर। कितना है? 120 सेंटीमीटर। तो इसको ना इरेज करते हैं, दूसरा से बनाते हैं, इससे मिटा करके और रेड वाला लेते हैं। देखिए, एक शंकु है, ठीक है ना। इस शंकु जो है एक अर्धगोला पर आरोपित है, अर्धगोला पर, ठीक है। तो अर्धगोला हम लोग बना देते हैं इस तरह से। एक अर्धगोला है, उस अर्धगोले पर ही क्या है? शंकु है। अब ये जो शंकु है इसका त्रिज्या दिया गया है हम लोग के कितना है? 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। साथ में ये जो शंकु है इसका ऊंचाई भी दिया गया है। ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई दिया गया है हम लोग के शंकु वाला, ये दिया गया है 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो ठोस है ये एक बेलन में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? बेलन में। तो बेलन कितना लंबा बेलन है? तो बेलन है 180 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि यहाँ इस तरह से है बेलन और इसी में है इस तरह से बेलन है और इसी बेलन में जो है ये ठोस डाल दिया गया, ठीक है ना। ठोस को थोड़ा सा कलर से दूसरा कर देते हैं। देखिए, ये जो है शंकु है और साथ में इसमें अर्धगोला है और इस डाल दिया गया है क्या चीज में? तो डाल दिया गया है एक बेलनाकार बर्तन में, ठीक है ना। बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया है और ये पूरा ठोस है। तो क्वेश्चन में हम लोग ये कहा गया है कि यदि इस बेलन में इस ठोस को डालेंगे, ठीक है ना, तो इसमें जो जगह बचेगा वो कितना जगह बचेगा, यही हम लोग को बताना है। यानी कि ये जो बेलन है समझिए कि पानी से भरा हुआ है। कैसे? पानी से भरा हुआ है। ये जो बेलन है पूरा बेलन पानी से भरा हुआ है और इसमें यदि हम लोग इस शंकु को, ठोस को डालेंगे तो इसमें कितना पानी बचेगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल 5 तरीका अपनाएंगे। क्या तरीका होगा कि इस बेलन में कितना पानी अटेगा, ठीक है ना, क्या आयतन होगा उस पानी का, उसको ज्ञात करेंगे। इसके बाद यदि हम इस जो ठोस है शंकु और अर्धगोला से मिलकर बना हुआ, इसे यदि इसमें डालेंगे तो इसका जितना आयतन होगा उतना पानी तो बाहर गिर जाएगा, ठीक है ना। तो पानी बाहर गिर जाएगा तो जो बचेगा वो कितना पानी बचेगा, यानी इसको जो बेलन है बेलन में से हम लोग घटा देंगे इस ठोस का जो आयतन है, तो पता चलेगा हम लोग कि इस बेलन में पानी कितना बचा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इस बेलन का ऊंचाई लिख लेते हैं। बेलन का ऊंचाई दिया गया है हम लोग का 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बेलन की ऊंचाई हम लोग को पता चल गया है और बेलन का त्रिज्या भी वही है जो उसका त्रिज्या था 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को बड़ा एच से सूचित करते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तथा इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका भी त्रिज्या उतना ही है, सबकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद दिया गया है इस शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितना है? 120। इसको भी लिख लेते हैं। शंकु का ऊंचाई ना, शंकु का ऊंचाई छोटका एच से इसको हम लोग निर्देशित कर रहे हैं। तो छोटे कितना है? 120 सेंटीमीटर। सबकी त्रिज्या यहाँ पर हम लिखल है, सबकी त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चाहे ये शंकु का त्रिज्या हो तो 60 सेंटीमीटर, या गोला का त्रिज्या हो तो इसका भी 60 सेंटीमीटर, या फिर ये जो आपका ये बेलन है इसका भी
त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न में आगे चलेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका जो है बचा हुआ भाग का आयतन ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख लेंगे, लिख लेते हैं बेलन में ठोस को डालने पर, ठीक है ना, और ठोस को डालने पर शेष बचा पानी का आयतन ना, पानी का आयतन, पानी का आयतन जो है कितना हो जाएगा ये हम लोग बताना है। यानी कि ये पहले से बेलन था और इस बेलन में पानी भरल था पूरा डलवा के, और इसमें ये ठोस जो हरा कलर के है इसे डाला गया, तो कितना पानी बचेगा ये हम लोग को बताना है। तो क्या करेंगे कि इसमें से पूरा जो बेलन का आयतन है इसमें से हम लोग इस ठोस का आयतन घटा देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं हम लोग बेलन का आयतन, ठीक है ना, आ से लिख दिया है माइनस किसका, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन घटा देंगे बेलन में से, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर बेलन में कितना जगह अभी भी स्पेस बचा हुआ है, पानी कितना बचा हुआ है। तो हम लोग इसको थोड़ा फार्मूला पे तोड़ते हैं। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, माइनस ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस के आयतन में शंकु का आयतन भी शामिल है और ये अर्धगोला का, तो शंकु के आयतन के भी हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। शंकु के आयतन के लिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में ही अर्धगोला भी है ना साथ में, तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, कोष्ट बंद कर देते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है वेनिश टाइप का, तो उसको हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर पाई आर है, पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, इसमें पाई आर स्क्वायर है, क्यू है लेकिन इसमें स्क्वायर भी है, इसके बाद क्यू1 है, तो तीनों पद में जो है पाई आर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं बाहर, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, बड़का कोष्ट कर देंगे। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकाल दिए तो क्या बचा, ये वाला बड़ा एच रखेंगे ना, क्योंकि ये बेलन वाला आयतन का है, तो बेलन के आयतन की ऊंचाई क्या है, बड़का एच से सूचित किया है, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ एच। इसके बाद यहाँ पर हो गया माइनस, कोष्ट के अंदर में आते हैं, पाई आर स्क्वायर निकाल देते 1/3 एच बच गया है, 1/3 हो जाएगा एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर निकाल देते हैं, यहाँ पर एगो आर बच गया है ना, तो एगो आर हो गया, कोष्ट बंद, फिर बड़का कोष्ट बंद कर देंगे। अब आगे हम लोग इसको सरल करते हैं मान रख करके, ठीक है ना, तो पाई के मान होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर यानी 60 गुना 60, दो बार लिख देते हैं। एच का मान कितना है 180 माइनस 1/3 एच है, यहाँ पर 2/3 यानी कि 2r/3 है, तो 3 का लघुत्तम 3 रह जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एच एकम एच प्लस 2r, ठीक है। अब बड़का कोष्ट हम लोग कर देंगे, यहाँ पर पहले बड़ा कोष्ट हो गया, इसको छोटा, एक बाद बड़ा कोष्ट बंद कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, तो हो जाएगा 22/7 गुना 6×6 36 और 2 0 3600, और इधर बचा हुआ है 180 माइनस, अब इधर एच का मान कितना है छोटका एच के, तो छोटका एच के मान देखिए 120 है, 120 माइनस 2r यानी कि 2 गुने 60 बटा कितना है 3, छोटका कोष्ट बंद करके फिर बड़ा वाला कोष्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 22/7 गुना, यहाँ पर 3600 है और 0 लिख लेना है, 3600 ना, और 180 माइनस, इसको हम लोग कैलकुलेशन करें 120 के तो 120 हो गया, माइनस ये भी 120 हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस 120 हो जाएगा, बटा में कितना है 3, फिर बड़ा कोष्ट कर देते हैं, फिर से 22/7 लिख देते हैं हम लोग, 22/7 गुना 3600, अब 180 हो गया माइनस, अभी दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 240, यहाँ लिख देते हैं 240 बटा में 3, ठीक है ना। अब इसको बड़ा कोष्ट ही बंद कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से लाइन पार लेते हैं और यहाँ पर हम हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, इसके आगे कैलकुलेशन 22/7 के हम लोग काटते हैं, कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 बार में चल जाएगा, 7 और 21, फिर दशमलव दे देंगे, हो जाएगा यहाँ पर एक बचल था 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, और फिर बचा 3 और 3 0 हो जाएगा 30, 70 21 27 28, फिर 2 बचा है, 2 के बाद दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना हो जाएगा 14, ठीक है ना। इतना हम लोग लेते हैं 22/7 का काटने के बाद मान, गुना हो जाएगा 3600, इसके बाद कोष्ट के अंदर में जो था उसको हम लोग घटाते हैं, कथी भिन्न के घटाव जैसा काम करेंगे, सुविधा के लिए बटा में 1 दे देते हैं, 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, और 180 है ना, तो 1 के पढ़ा कर रहेंगे जो 3 आएगा 3 बार, तब 3 गुने 180 करेंगे, 18 हो जाएगा 54 और 1 0 540, माइनस हो जाएगा 1 बार में जाएगा 3 एकम 3, तो हो जाएगा 240 यहाँ पर।
अब इसको हम लोग यहाँ पर जिस तरह से लिखा है उसे लिख लेते हैं। 3.14 और 2 गुने 3600। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 540 में से 240 तो बच जाएगा 300 बटा में 3। इसको काट देंगे तो हो जाएगा हम लोग के 100। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 100 से गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा यहाँ पर हम लोग क्या 100। चलिए इसको इस तरफ लिख देते हैं। ये दशमलव है। 3.142 गुना 3600 था और 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 लिखे 4 को 0 36 1 2 3 4 0। इतना हम लोग का जो है सेंटीमीटर क्यों आ गया है इसका आयतन। इसको गुना भी कर देना है लेकिन हम लोग के लाना है ऐसा काम है मीटर क्यूब में लाना है। क्या लाना है मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में यानी कि सेंटीमीटर से हम लोग जब मीटर बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि 3 बार सेंटीमीटर है तो 3 बार हम लोग सेंटीमीटर में 100 से भाग करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग भाग देंगे 100 से, ठीक है ना। 100 गुना 100 ये 3 बार हम लोग का सेंटीमीटर है इसीलिए हम लोग इसको में कहाँ से भाग दे रहे हैं 3 बार 100 से दे रहे हैं ताकि ये जो है हम लोग का बदल करके काम हो जाए मीटर में हो जाए मीटर क्यूब में। अब क्या करेंगे इधर साइड जो कटने लायक उसको काट देंगे। 1 2 3 4 को 0 है 4 को 0 से 4 को 0 काट देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ बच गया 36। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में हो जाएगा 50 बार में और 36 कट जाएगा। दूसरा थोड़ा सा कलर्स ले लेते हैं। चलिए 36 हो जाएगा कितना बार में हो जाएगा 18 बार में। अब 50 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 3.142 गुना यहाँ दशमलव है गुना 9 हो गया ना 9। अब बाटा में कितना है 25। इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं तो 9 से इसमें अगर क्या हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये डायरेक्ट हो जाएगा 9 दूना 18 की 8 हो गया हासिल 1 9 चौका 36 और 1 हो जाएगा 37 के साथ हासिल 3 9 एकम 9 और 3 हासिल है ना तो 9 3 हो जाएगा 12 के 2 हासिल हो गया 1 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा 28 और 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे और नीचे हो गया 25। अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एकम 25 हो गया एक बार में। इसके बाद यहाँ पर जो है इसमें से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 32 और उससे पहले एक दशमलव भी लगा देना हम लोग के 32 हो गया। 25 से पढ़ा क्या देंगे 32 आएगा 32 नहीं आएगा 25 पढ़ा उससे कम कितना बन जाएगा एक बार में 25 से कम 25 से कम 25 हुआ। अब 32 में से 25 घटाएंगे तो हम लोग पास बच जाएगा 7 बचल है और 7 के बगल में यहाँ पर एक और 7 है तो कितना हो जाएगा 7 और 7 मिलकर 77 तो 25 दिया 75 हो गया। तो बचा कितना हम लोग को वहाँ पर बच गया 75 घट गया है ना तो 2 बचा 2 और 8 मिलके हो जाएगा 28 25 से कम 25 एक बार में चला गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग करेंगे तो और आगे दशमलव में जाते रहेगा, ठीक है ना। इसका आंसर इतना ही पर हम लोग मीटर क्यूब में कर देंगे। कितना आ गया 1.131, ठीक है ना। ये हम लोग का मीटर में क्यूब हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी कहीं किसी को डाउट है तो वीडियो पीछे करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए 47 प्रश्न हो गया है, 48 नंबर है ना। 48 नंबर जो प्रश्न है इसको भी हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से। चलिए 48 प्रश्न को भी जस्ट जी ने बनाते हैं यहाँ। देखिए 48 प्रश्न नंबर दिया गया है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए भी आकृति हम लोग बना देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए एक मीनार है इस तरह से सीधा, और एक व्यक्ति है इस साइड से कार से जा रहा है, ठीक है ना। सपोज के लिए यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जाएगा कहाँ, मीनार के पाद बिंदु तक, लेकिन यहाँ से चल करके और कहीं बीच में तक जाता है, इस मान लीजिए बिंदु तक। तो यहाँ जब कार है तो यहाँ से देखिए शिखर पर से एक व्यक्ति देखता है, तो इसका जो है अवनमन कोण जो है ना बन जाता है। अवनमन कोण इसका बन जाता है, कितना डिग्री दिया गया है 30 डिग्री। मतलब इस तरह से सापेक्ष देखा जाए इस तरह से, तो यहाँ कितना डिग्री का बनता है 30 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री के 30 डिग्री के। तो जब यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 बन जाएगा, 30 डिग्री के एंगल पर होता है 30। चलिए यहाँ पर कार था तो इसका अवनमन कोण कितना हो रहा था 30 डिग्री। और जब यहाँ से चल करके कार यहाँ पर पहुंचा
6 सेकंड टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है? 6 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा है? 6 सेकंड। और यहाँ जब पहुंचा 6 सेकंड बाद, तो इसका जो अवनमन कोण है यहाँ से बढ़ करके कितना हो गया? 30 से 60 डिग्री हो गया। तो जब ये पूरा 60 है तो यहाँ भी हम लोग कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी कि 30 डिग्री जहाँ पर इसका अवनमन कोण बन रहा था, वहाँ से 60 डिग्री जहाँ पर बन रहा है जाने में कितना समय लिया गया? 6 सेकंड। अब कहा जा रहा है कि इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? इसको थोड़ा नामकरण कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ए हो गया यहाँ पर, बी यहाँ हो गया, सी और यहाँ पर है डी, ठीक है ना। तो यानी कि हमको डी से सी तक जाने में 6 सेकंड लगा, तो सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी दूसरा कलर से कर देते हैं। देखिए हम लोग मान लेंगे कि ये जो मीनार की ऊंचाई है कितना है? h। कितना है? h। और ये भी मान लेंगे साथ में कि जो c और d के बीच की दूरी है, ये हम लोग के मान लेते हैं कुछ भी xy मान लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x मीटर है। कितना है? x मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है y मीटर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सेकेंड दिया गया है, कुछ लोग जो है बताते हैं डायरेक्ट सेकेंडों से निकाल देते हैं कि 6 सेकंड है तो इसका रिलेशन संबंध बना देते हैं, जिससे कि आंसर संयोग से वही आ जाता है, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है ना। सही निकालने के लिए हम लोग क्या करना है? दूरी के अनुसार से निकालना है, दूरी के आधार पर निकालना है। तो यहाँ पर कितना हम लोग माने दूरी? x मीटर, और डी और बी से सी तक y मीटर, और ऊंचाई जो हम लोग माने h मीटर, ठीक है ना, मतलब h। इसको थोड़ा सा हम लोग ना इधर अच्छा से लिख लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h माने हम लोग ना, h लिख देते हैं बराबर h मीटर। इसी प्रकार से इसका और माने हम लोग डीसी की दूरी ना, डीसी का दूरी, डीसी का दूरी बराबर कितना है? x मीटर, तथा बीसी का दूरी या फिर सीबी का दूरी ना, सीबी का दूरी कितना मान लिया हम लोग? y मीटर, y मीटर। इतना क्लियर है। और समय कितना लिया गया है डी से सी जाने में? 6 सेकंड। इसको हम लोग ध्यान रखना है, इसी से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग की दूरी तो जो है काल्पनिक दूरी मान पता चल गया, इसी के अनुसार जो है एक बार बड़ा वाला त्रिभुज जो है ए बी डी, और एक बार छोटा त्रिभुज जो है ए बी सी में हम लोग जो है इसका संबंध को दर्शाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर समकोण बनता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज छोटा वाला में चलते हैं, किसी में जा सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो हम लोग के पता है और नहीं पता है उसके बीच रिलेशन पता कर रिलेशन देते हैं। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान पता है 60 डिग्री, और एक वाई का और एच का मान नहीं पता है, तो इन लोग के बीच संबंध हम लोग दर्शाएंगे। तो ये जो है क्या है? लंब का काम कर रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे लंब, लंब बटा आधार। किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा के। देखिए एक दूसरे में रिलेशन हम लोग दर्शा दिए। लंब का मान कितना है? h, आधार का मान कितना है? y मीटर, बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा, थीटा की जगह हम लोग कितना लेना है? 60। यहाँ लिख लेते हैं tan 60। अब इसको जब हम लोग आगे हल करेंगे तो हो जाएगा h बटा y बराबर tan 60 के मान होता है √3। तो h बराबर क्या निकल जाएगा मान? यहाँ से h बराबर निकल जाएगा √3y, ठीक है ना। h का मान क्या निकल जाएगा? √3y। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरह से अब हम लोग त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे। त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का क्या नाम है? ए बी और यहाँ पर डी। तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी में ना। अब इसमें भी हम लोग जो जो मान हम लोग के नहीं पता है और पता है उसके भी संबंध को जो है दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान 30 डिग्री है, और एच का मान नहीं पता, और यहाँ से यहाँ तक मान नहीं पता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा यहाँ भी लंब बटा आधार बराबर फिर से tan थीटा। इसको हम लोग आगे करते हैं। तो लंब का मान कितना दिया गया है? तो लंब का h हो गया। आधार का मान कितना है? तो आधार का देखिए d से लेकर के b तक दूरी कितना है? x मीटर प्लस y मीटर, यानी कि x प्लस y। यहाँ हो जाएगा x प्लस y, h थोड़ा बड़ा करते हैं, बराबर tan कितना डिग्री लेना है? tan यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 30 लिख लेते हैं, 30 डिग्री। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा h बटा x प्लस वाई बराबर tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करके देखें तो h इधर आ जाएगा और x प्लस वाई जो है ऊपर आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बटा में कितना हो जाएगा? √3 बराबर में बचेगा सिर्फ h, ठीक है ना। इस समीकरण क्या हो गया? ध्रुव। यानी कि h का मान कितना आ गया? x प्लस वाई बटा √3, और यहाँ पर h का मान कितना आया है? √3y, ठीक है। अभी दोनों समीकरण में देखिए कि एक तरफ h है, ठीक है ना, यानी कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो यानी कि दोनों h बराबर है, तो दोनों समीकरण एक और दूसरे हम लोग क्या करेंगे? दोनों की तुलना कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पर कर देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर जो h का मान दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ h का मान है √3y ना, इसको मिटाते हैं,
√3y। और इधर साइड में समीकरण 2 में x का मान कितना है, x प्लस वाई बटा में √3। अभी √3 जो है इधर से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना होगा कि रूट में 9 यानी कि बाहर निकल गया 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर बचेगा x प्लस वाई। वाई को इधर से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y के डायरेक्ट घटा दी है, समझ में नहीं आएगा शायद। चलिए 3y माइनस वाई इधर से इधर लाना बराबर बचा x, यहाँ हो गया 2y। 2y बराबर क्या बचा x, y बराबर क्या हो गया x बटा 2। मतलब जो y का दूरी है ना, y का मान वो x बटा 2 है, मतलब x के आधा है। तो देखिए यहाँ पर x हम लोग किसको माने हैं, CD के, तो CD x है यहाँ पर, तो ये जितना दूरी है इसका आधा दूरी है y। क्लियर है ना, मतलब जितना दूरी ये वाला होगा CD उतना के आधा होगा ये। जितना इसको टाइम लगेगा यहाँ से जाने में उसका आधा टाइम लगेगा यहाँ, क्योंकि आधा दूरी है। तो हम लोग उसी का संबंध को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको बना लेंगे कि जो है और x दूरी तय करने में कितना समय है, x दूरी तय करने में लिया गया समय ना, लिया गया समय कितना है, 6 सेकेंड है। तो x बटा 2 दूरी तय करने में कितना हो जाएगा, उसका भी 2 हो जाएगा, यानी कि इधर जब बटा 2 लगेगा तो इसका भी हो जाएगा ना। तो x बटा 2 यानी कि क्या है, y है ना, y का हम लोग मान निकाल रहे हैं, y का, तो y का मान क्या है, x बटा 2 के बराबर है। इसको या कर देते हैं, ये पढ़िए साफ, थोड़ा सा दूसरा पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ है या, यानी कि x बटा 2 या y दूरी तय करने में ना, तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, x में कितना था 6, तो x बटा 2 यानी कि 6 बटा 2 हो जाएगा। और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है ना, राइट आंसर ये है। बहुत लोग डायरेक्ट इसको रिलेशन कर देते हैं 6 सेकंड यहाँ मान करके, फिर बड़ा वाला त्रिभुज से फिर छोटा वाला त्रिभुज से रिलेशन डायरेक्ट दर्शा देते हैं बिना दूरी के, समय से डायरेक्ट तुलना करते हैं। तो समय से तुलना नहीं किया जाता है, वो गलत हो जाएगा। हम लोग के दूरी मान लेना है, इसके बाद संबंध पता करके तब समय निकालना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे जो हम लोग का कौन था 48 49वां प्रश्न की ओर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ चला गया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि क्या हो गया तुमको, ये सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है ना, मतलब हम लोग को बताना है इसमें कि बाह्य बिंदु से किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण, दोनों एक दूसरे का होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब दोनों को जोड़ेंगे ना तो 180 आएगा। जैसे आकृति बना रहे हैं इसके बाद समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर एक हम आकृति बना दीजिए गोला, और एक बाह्य बिंदु ले लीजिए कोई P, और इस वृत्त पे जो है बाह्य बिंदु से हम लोग 2 स्पर्श रेखा इस तरह से खींच दिए, इसका नाम देते हैं P। और इन लोग दोनों के नाम थे कि A और एक का B, कुछ भी नाम दे सकते हैं। बीच में सेंटर है, इसका नाम है O, और यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए। तो ये वाला तो यहाँ पर जो है समकोण बनता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है ना, कौन फोन कर रहे हैं, ये समकोण बनता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये बताना है कि ये जो कोण है ना, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए हाईलाइट कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो कोण बनने वाला है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो बनेगा, इसका योगफल जो है ना कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हम लोग के बताना है कि ये वाला इसका योग और इसका योग कितना होता है 180। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक तरफ देखा जाता है क्या है, चतुर्भुज बन गया है, AOBP क्या है, चतुर्भुज है। तो हम लोग आकृति से चलेंगे, चतुर्भुज क्या नाम है उसका, AOBP में। ठीक है ना, AOBP में। अब हम लोग इसमें जा करके और इन लोग के जो है जो चीज हम लोग को पता है उसको और जो नहीं पता है उसके बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कोण B प्लस कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना, कोण B प्लस कोण P प्लस कोण A प्लस O बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अभी किस नियम से, तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर लिख लेंगे 180 लिख दिया, उल्टा लिखा गया 360 होता है, 360 होता है। ठीक है ना, उल्टा लिखा गया था 360 डिग्री। किस नियम से, तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोण का योग 360 डिग्री होता है, वही लिखना है हम लोग। यहाँ लिख देते हैं चतुर्भुज
के सभी अंतःकोण का योग ना, अंतःकोण का योग, इसको घेर देना है ब्रैकेट में। अब हम लोग जिसका जिसका मान पता है उसको रख लेंगे। कोण बी का मान कितना है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है। एक बाद कोण पी का नहीं पता है तो कोण पी लिख देंगे प्लस। इसके बाद कोण ए का मान कितना है तो कोण ए का भी 90 डिग्री है ना, तो 90 प्लस कोण ओ का मान हम लोग के नहीं पता है तो लिख देते हैं कोण ओ बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब 90 कितना हो जाएगा 180 प्लस हो जाएगा कोण पी प्लस कोण ओ, ठीक है ना, बराबर में 360 डिग्री। अब हम लोग 180 जो है अचर मान है इसको इस साइड भेज देते हैं, तो कोण P प्लस कोण O बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180, तो हो जाएगा कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। यही हम लोग को जो है क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये वाला जो कोण है यहाँ पर जो O कोण और P कोण दोनों का योग क्या है, संपूरक है, मतलब कि संपूरक होगा। तो यहाँ पर देखिए संपूरक किसे कहते हैं हम लोग, जो है 180 दो कोण के जोड़ने पर आता है तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रूव्ड, क्या लिख लेंगे प्रूव, ठीक है ना, यही हम लोग के जो है प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 49 हो गया 50वां। ज्यादा ऊपर आ गए। चलिए 50वां क्वेश्चन हम लोग को सिद्ध करना है, इसको भी ले लेते हैं यहाँ से। चलिए 50वां प्रश्न दिया गया है, सौर समीका सेक स्क्वायर ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक ए माइनस टेन ए होगा, ठीक है ना। यही हम लोग को दर्शाना है, जिसमें कि हम लोग सौर समीका का प्रयोग करना है इसको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है लिख लेते हैं, एक साइड हम लोग लेंगे, इधर साइड से इसमें से दोनों पक्ष में से एक पक्ष को लेंगे, ठीक है ना। ये दो पक्ष है, एक पक्ष इधर है एक पक्ष इधर, तो हम लोग यहाँ पर LHS साइड लेंगे, मतलब बायां पक्ष लेंगे, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर LHS से, LHS में क्या है उसी को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, साइन ए माइनस कोस ए प्लस में 1 और पूरा बाटा में कितना है साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1, ठीक है ना। इसी को जो हम लोग के हल करके सरल करके और ये वाला लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। क्या करेंगे कि दोनों जो हर और अंश है ना, दोनों में हर और अंश में हम लोग कोस से भाग देंगे। क्या करेंगे, कोस से भाग दे देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर हर और अंश में, हर और अंश में कोस से भाग देने पर, कोस से ना भाग देने पर जब हम लोग हर और अंश में कोस से भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग इस तरह से साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 पूरा के बटा में कोस ए, फिर बड़का बटा और हो जाएगा नीचे साइन ए प्लस कोस है ना, कोस ए माइनस 1 और फिर इसका बटा में भी कोस हो जाएगा कोस ए, क्योंकि हम लोग हर और अंश दोनों में भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। और जब भाग देंगे तो इसको इस तरह से भाग देने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, एक कोस इसके लिए भी है, साइन के लिए भी, कोस के लिए भी, 1 के लिए भी, उसी तरह से यहाँ भी कोस जो है साइन के लिए भी और कोस के लिए भी है और 1 के लिए भी है। तो कोस बटा यहाँ पर साइन बटा क्या हो जाएगा, कोस साइन ए बटा कोस ए माइनस कोस ए बटा कोस ए प्लस में हो जाएगा 1 बटा कोस ए, फिर बड़का बटा दे देंगे और यहाँ भी कोस जो है साइन का बटा में आ जाएगा तो हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए प्लस हो जाएगा कोस ए बटा कोस ए माइनस हो जाएगा 1 बटा कोस ए। इसको फिर से हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कोस खत्म हो जाएगा, यहाँ भी कोस खत्म हो जाएगा। साइन बटा कोस क्या होता है tan ए माइनस कोस कट गया तो 1 हो गया और यहाँ पर 1 बटा कोस क्या हो जाएगा सेक ए ना, सेक ए हो जाएगा सेक ए। अब यहाँ पर भी बाटा दे देते हैं और यहाँ पर भी देखिए साइन बटा कोस क्या हो जाएगा tan ए माइनस प्लस है ना, प्लस 1 हो गया है कट करके, माइनस हो जाएगा 1 बटा कोस का मान क्या हो जाएगा सेक ए, ठीक है।
अब हम लोग आगे हम लोग की प्रक्रिया में देखना है कि क्या करें कि हम लोग के नीचे में जो है ना सेक ए माइनस टेन ए आए। तो उसके लिए हम लोग को एक क्लू दिया गया, हिंट दिया गया है कि यहाँ पर सौर समीकरण का प्रयोग करना है। उसका नाम है सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 1 जो दिख रहा है ना 1, थोड़ा हाईलाइट करते हैं इसको। चलिए यहाँ पर देखिए जो 1 लिखा है ना यहाँ पर 1, इसमें तो 1 सिर्फ इधर रह जाएगा और टेन स्क्वायर के इस साइड से इस साइड से इस साइड भेजेंगे, इस साइड से इस साइड में, तो क्या हो जाएगा टेन इधर जाकर सेक स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर सिर्फ 1 बचेगा। यानी कि 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर 1 है वहाँ पर ना उपरला पद में इसको थोड़ा सा प्रक्रिया को यहाँ पर हम कर देते हैं स्पेस। तो हो जाएगा टेन ए माइनस 1 के जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसको हम थोड़ा सा ना यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं। देखिए ये जो है 10 यहाँ से इधर साइड आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा 1 सिर्फ बचेगा ना। यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जा रहा है 1। यानी कि 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पे ये वाला लिख सकते हैं पूरा ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए। तो वही लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के जगह पे। और इधर साइड में क्या बचल है प्लस में सेक ए लिख दिए। ये काम हम लोग को सिर्फ ऊपर वाला भाग में करना है, नीचे वाला भाग में नहीं करना है। नीचे वाला जैसे हो उसी तरफ लिख देना है। तो हो जाएगा नीचे टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, ये जो है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट रहा है, तो इसको उसी पर तोड़ देंगे। इधर साइड जो बचा है उसको पहले लिख लेते हैं टेन ए। अभी देखिए यहाँ पर प्लस में सेक है ना, इसको इधर ला देते हैं प्लस सेक ए। अब इधर जो बचा है कोष्ठ के अंदर में है माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है ना, टेन ए। और हो जाएगा यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए और इंटू में हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। और बाटा में टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टेन ए प्लस सेक ए है और यहाँ पर भी देखिए टेन ए प्लस सेक ए या फिर सेक ए प्लस टेन ए, दोनों है ना यहाँ पर एक ही चीज़। तो दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे इसको। तो यहाँ हो जाएगा टेन ए प्लस सेक ए, बाहर निकल गया तो कोष्ठ में क्या बच गया 1 बच गया। इसके स्थान पे क्या बचा, ई वाला के स्थान पर 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस। और इधर साइड क्या बच गया सेक ए माइनस टेन है, तो इसको लिख लेते हैं सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है ना। और इस तरह से कोष्ठ में ही रहेगा, बड़ा कोष्ठ में कर देते हैं इसको, बड़ा कोष्ठ में हो गया। अब क्या करना है हम लोग के, इसके बाटा के नीचे जो दिया गया है उसको लिख लेना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए ना। अब इसको हम लोग आगे चरण में लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं टेन ए प्लस सेक ए, ठीक है ना, टेन ए प्लस सेक ए। और कोष्ठ के अंदर में हम लोग देखेंगे अंदर साइड में, तो देखिए 1 का 1 लिख देंगे, 1 हो गया माइनस क्या है यहाँ पर सेक ए है और यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस में सेक ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में टेन ए। तो यहाँ लिख देते हैं टेन ए, इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नीचे बाटा के जो लिखल है, बाटा के नीचे जो लिखल है उसको लिख लेते हैं टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए, ठीक है ना। इधर साइड आप लोग के दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, फेस से शायद। देखिए अब नीचे जो हम लोग लिखे हैं अभी टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए, यही सेम टू सेम देखिए ऊपर में मिल रहा है हम लोग। एक देखिए यहाँ पर प्लस में है ना, एक जो प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, माइनस में सेक ए है, माइनस में सेक ए है, प्लस में टेन है, प्लस में टेन है। तो ये वाला पूरा भाग कट जाएगा और ये वाला पूरा भाग कट जाएगा। तो हम लोग के पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं। हम लोग पास जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ टेन ए प्लस सेक ए, ठीक है ना, टेन ए प्लस सेक ए। और बाटा के नीचे कुछ नहीं बचेगा तो सिर्फ 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बाकी अब हम लोग के आगे क्या कर देंगे, क्या हम लोग मेथड अपनाएंगे जिससे कि हम लोग के इस तरह के जो शीतकण है ये आए। तो देखिए पहले इसमें क्या है सेक और माइनस में क्या है यहाँ पर टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन ए। तो हम लोग सेक ए माइनस टेन ए से क्या कर देंगे, हर और अंश में दोनों में गुना कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हर और अंश में दोनों में सेक ए माइनस टेन ए से गुना करने पर तो लिख देते हैं सेक ए माइनस टेन ए बटा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज लिख देंगे सेक ए माइनस टेन ए। देखिए इसे गुना करने से हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कट काट देंगे तो फिर वैसे हो जाएगा, लेकिन काम बनाना है हम लोग के, इसलिए हम लोग को इस तरह से करना पड़ रहा है। अब देखिएगा
यहाँ से आगे कि जो सेके माइनस टेन है और यहाँ पर देखिए टेन प्लस सेके है, करके देखा जाए तो ये वाला ए जैसा लग रहा है और ये वाला बी जैसा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है यहाँ भी। तो हो जाएगा यहाँ पर भी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और बाटा के नीचे क्या बच जाएगा, खाली सेक ए माइनस टेन ए। अब देखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। देखिए अभी ऊपर साइड में जस्ट हम लोग यहाँ पर देखिए किए थे ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक, यहाँ पर देखिए किए थे। तो यही वाला हम लोग यहाँ पर वही फार्मूला के आधार पर यहाँ लिख लेंगे, एक हो जाएगा ऊपर पूरा मिला करके, और बाटा के नीचे हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, लिख देते हैं सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, इसका आंसर हो गया, यही हम लोग प्रूव करना था। तो यहाँ लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है ना, आर एच एस प्रूव हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अगर कहीं आपको दिक्कत लगता है किसी भी तरफ से तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन चला गया है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है, बाकी समझिए बारीकी से, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जितना भी सौर समीकरण है वगैरह ये सब याद रखिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 50 हो गया, 50 हो गया हम लोग का 51 नंबर है, 51 नंबर बनाना है ना। चलिए 51 नंबर बनाने के लिए यहाँ से उठा लेते हैं, 51 नंबर यहाँ पर है, ठीक है। चलिए 51 नंबर प्रश्न को हम लोग लिख लिए, उठा लिए यहाँ से, यहीं पे इसको पेस्ट करते हैं। देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बराबर बीओ बराबर सीओ, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा ओडी है। ठीक है ना, तो हम लोग को दर्शाना है जब इस तरह से है तो कि एबीसीडी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसको आकृति बनाते हैं हम लोग एक चतुर्भुज का, इस तरह से एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है ना, चतुर्भुज की ये विकर्ण है, इसका नाम है ए बी सी और एक का नाम है डी। थोड़ा सा ना पेंसिल दूसरा ले लेते हैं। चलिए ए बी सी डी, तो चतुर्भुज के हम लोग को दिखाना है समलंब। समलंब मतलब कि एक सामने सामने की भुजा जो है आपस में समांतर होना चाहिए, या तो ये वाला और ये वाला समांतर हो जाए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर हो जाए, या तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो ये समलंब चतुर्भुज होगा। इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कुछ, यहाँ पर ओ मान हम लोग लिख देते हैं, ओ दिया गया ये है कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा ओडी है। ठीक है ना, तो हम लोग इसके लिए लिख लेते हैं यहाँ पर जो जो दिया गया है, सजा के लिखना है, इसमें दिया है, दिया है क्या दिया है, तो लिख लेंगे एक चतुर्भुज एबीसीडी ना, जो यहाँ से लिखा है ना, यहाँ से देखिए एक चतुर्भुज एबीसीडी प्रतिच्छेद करती है, यहाँ तक लिख देना है हम लोग, ठीक है ना पूरा। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार ना, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा ओडी है ना, ओ डी है। इतना चीज हम लोग को दिया गया है, और हम लोग को दर्शाना क्या है उसको लिख लेते हैं, दर्शाना है। दर्शाना जो है वो ये दर्शाना है कि जो एबीसीडी है क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ा भुजा को ना सामने सामने के समांतर सिद्ध कर देंगे, यानी कि हम लोग इसको इस तरफ लिख लेते हैं कि ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी, ए बी समांतर सी डी, या इसको हम लोग कहें तो एबीसीडी क्या है, समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब म हो जाएगा, यहाँ पर ल पर हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज है, ये वाला नहीं है, समलंब चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इससे सिद्ध करने के लिए एक काम करेंगे, वो काम है रचना का। क्या चीज़ का, रचना। तो रचना लिख लेंगे हम लोग इस तरह सजा करके, रचना। और रचना में क्या रचना करना है हम लोग के, कि जो वो बिंदु है ना यहाँ पर, वो बिंदु से हम लोग एडी पर एक समांतर लाइन खींचेंगे, और किसके समांतर, तो हम लोग खींचेंगे सीडी के समांतर। किसके समांतर, सीडी के। ठीक है ना, सीडी के समांतर लाइन खींचना है। तो यहाँ पर हम लोग एक रचना कर देते हैं, इस तरह से देखिए रचना हो गया, इसका नाम देते हैं ई, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ई वो एक लाइन है जो क्या है, वो सीडी के समांतर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हम लोग खींचे, उसी को ले देना है, ई ओ समांतर
सी डी, ठीक है ना। मतलब ये जो सी डी रेखा है, सी डी लाइन है, ये इसके समांतर है यो। बस इसी का उपयोग करके अब हम लोग को आगे लिखना है प्रमाण में। प्रमाण में चलेंगे, और प्रमाण में जाकर के हम लोग किसी त्रिभुज में चलेंगे जिसमें ये लाइन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसी में चलते हैं, ए डी सी में लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में हम लोग लिख लिए। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि ये जो त्रिभुज है ए डी सी, इस तरह से यहाँ से ये पूरा है, यहाँ से इस तरह से, इसमें जो है एक समांतर लाइन है, क्या है, ईओ। तो हम लोग पढ़े हैं प्रमेय 6.1 में कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई उसके लाइन है, रेखा है, तो बाकी जो रेखा है बाकी भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले लिख लेंगे ई ओ समांतर सी डी, ठीक है ना। एक बाद जब ये समांतर है तो प्रमेय 6.1 से, यानी कि थेल्थ प्रमेय से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि इसका अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख लेते हैं ए ई बटा ई डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए ई बटा हो गया ई डी के, तो हो जाएगा ए ओ बटा सी ओ के। तो यहाँ लिख लेते हैं ए ओ बटा सी ओ। क्लियर हो गया। इसका नाम देते हैं समीकरण 1। और हम लोग के ऊपर में दिया गया है उसी का प्रयोग करेंगे, ए ओ बटा बी ओ, और बराबर में है सी ओ बटा डी ओ। यहाँ पर लिख लेते हैं ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा ओ डी, सी ओ बटा ओ डी। ये कहाँ से हम लोग लिखे हैं, तो दिया गया है हम लोग के, ठीक है। अब इसके मदद से काम करेंगे हम लोग। देखिए ये जो ए ओ है और बटा में बी ओ है, तो बी ओ को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज देंगे, और सी ओ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के वहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए ओ बटा सी ओ बराबर, यहाँ पर हो जाएगा बी ओ, यहाँ से ये बी ओ गया है ना, बी ओ ऊपर चला गया है, तो हो जाएगा बी ओ बटा हो जाएगा ओ डी, ठीक है ना। अब इस तरह से जब ये हो गया तो इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 में हम लोग देखेंगे कि एक पक्ष जो है ना बराबर है, एक के जैसा होगा, ठीक है। एक पक्ष क्या है, एक जैसा ही है, बराबर है। देखिए यहाँ पर ए ई बटा ए डी है यहाँ पर, तो ई पक्ष तो इसमें नहीं कहीं बराबर है, लेकिन ए ओ बटा, देखिए ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ, देखिए ये वाला पक्ष इसका और ये वाला पक्ष इसका, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या कर देंगे, जो बराबर है उसको भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग उसको भी क्या कर दिए, बराबर कर दिए। यानी कि लिख देंगे ए ई बटा ई डी बराबर हो जाएगा किसके, बी ओ बटा ओ डी के। इसका हो जाएगा ओ डी के, मतलब ए ई बटा ई डी जो है किसके बराबर हो गया, बी ओ बटा ओ डी के। अब हम लोग इसको आकृति में थोड़ा सा करके देखें, आकृति में, क्योंकि इस आकृति को थोड़ा सा यहाँ से ना और इधर साइड लाने की कोशिश करते हैं। चलिए आकृति यहाँ ला दिए। अब देखिएगा ए ई बटा ई डी कहाँ है, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा, यहाँ देखिए ए ई बटा ई डी दिया गया है, और इसके बराबर में कौन अनुपात है, बी ओ बटा डी ओ, यानी कि बी ओ ये वाला, ठीक है ना, बी ओ और डी ओ ये वाला। यानी कि इस तरह से देखा जाता है एक त्रिभुज इधर भी बन रहा है, ठीक है ना। तो जब इसका ये वाला भुजा के अनुपात और ये वाला भुजा का अनुपात आपस में बराबर है, तो यानी कि ये वाला जो लाइन है ईओ किसके समांतर होगा, ए बी के। किस नियम से, तब प्रमेय 6.2 से। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग अब प्रमेय 6.2 से, थेल्स के विलोम से, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि यदि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है, तो इन्हें विभाजित करने वाला जो रेखा है तीसरा भुजा क्या होगा, समांतर होगा। यानी कि ईओ जो है किसके समांतर हो जाएगा, ईओ समांतर हो जाएगा किसके, ए बी का। किसका, ए बी का। यहाँ लिख लेंगे ईओ समांतर ए बी। अब देखिएगा थोड़ा सा इधर साइड, यहाँ पर देखिए, इसको हाईलाइट कर देते हैं ना। ईओ समांतर क्या है यहाँ पर, सी डी, ईओ समांतर सी डी। और यहाँ पर देखिए क्या है, ईओ समांतर ए बी। यानी कि जो ईओ है, ईओ लाइन किसके समांतर है, इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है। यानी कि जब ये जो है दोनों के समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में, जो ए बी है और सी डी भी क्या है, आपस में समांतर होंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसको और ऊपर करते हैं थोड़ा, लिख देंगे इसलिए, क्या हो गया, इसलिए जो ए बी है, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी होगा। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है ना, एक समलंब चतुर्भुज है।
समलंब चतुर्भुज है। ये हो गया हम लोग का प्रूफ, यही हम लोग के प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बाकी किसी को दिक्कत होता है तो आप वीडियो को पीछे करके अच्छा से देखिए, समझिए, दिक्कत होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है शायद 47। चलिए हाँ, यहाँ पर है ना, इसको उठा लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ स्पेस है काफी, यहीं पे इसको पुट करते हैं। अब इसका जो सारणी है इसको भी यहाँ से ले लेते हैं। चलिए यहीं पर है ना, इसको यहीं पर भी, इसको भी रख देते हैं। चलिए देखिए 52 क्वेश्चन जो है 52वां नंबर दिया गया है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण के लिए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनका जो है ना हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग को पता होना चाहिए F1 के मान, F2 के मान, F0 का मान और L का और H का। तो उसे हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आवृत्ति में जाते हैं और आवृत्ति में जो बड़ा संख्या होता है, अधिक संख्या होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग मान लेते हैं F1। क्या मानते हैं? F1। तो इसमें देखिए आवृत्ति में यानी कि F में कौन है सबसे ज्यादा? 20 है। कौन है? 20। इसको हम लोग मान लेंगे F1, ठीक है ना। और इसी कॉलम को धरले हुए हम लोग इस साइड में आते हैं बाएं तरफ में। तो ये वाला देखिएगा यहाँ पर एक वर्ग अंतराल हम लोग को मिलता है छोटा सा। इसमें हम लोग को क्या दिया गया है कि 40 से 50, रेंज कितना है? 40 से 50। तो इसका जो निम्न सीमा होता है ये होता है हम लोग का L का मान कितना हो गया? 40। और हम लोग के F1 का मान कितना हो गया? 20। अब इसी प्रकार से इसका अंतर जो होता है ये होता है H का मान मतलब अंतर। तो H कितना हो जाएगा? इसका अंतर 10 हो गया। H हो गया 10, L हो गया 40। हम लोग पता चला ना, L का मान कितना हो गया? 40, H का मान 10 और F1 का मान 20। अब जो F1 होता है, F1 के जस्ट पीछे होता है F0 और F1 के जस्ट आगे होता है F2। अब बाकी सभी को हम थोड़ा सा यहाँ सजा करके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का जो है L का मान कितना है? 40 निम्न सीमा, ठीक है ना। एक बार वर्ग चिन्ह कितना है? वर्ग चिन्ह हो जाएगा H का मान 10। कितना हो जाएगा? 10। इसके बाद F1 का मान कितना है उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। F1 बराबर हो जाएगा 20, F0 बराबर हो जाएगा, F0 बराबर हो जाएगा कितना? 0 है 12 और F2 बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। इतना चीज हम लोग इस डाटा से पता चल गया, आवृत्ति से भी और कारों की संख्या से, ठीक है ना, वर्ग अंतराल से। अब इसका मदद से हम लोग यहाँ पर जो है बहुलक के सूत्र लिखेंगे पहले और उस पर बैठा करके इसको हल करेंगे। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो F0 है अब F2 इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये पूरा के ब्रैकेट में क्या है? H इंटू में H है। अब इसके जगह पे हम लोग मान को रख देंगे। तो L का मान कितना दिया गया है लिख लेते हैं हम लोग 40 प्लस F1 के मान कितना है? 20 लिख लेते हैं 20 माइनस F0 के मान कितना है? 12 लिख लिए 12 बटा में 2F1 यानी कि 2 गुना F1 का मान यानी 20। इसके बाद माइनस F0 का मान कितना दिया गया है? तो 12 लिख लिए 12। फिर माइनस में कितना है? F2 है, F2 यानी कि F2 का मान है 11 और पूरा के फिर गुना में कितना है? H 10 है, ठीक है ना। इसको इधर साइड कर देते हैं कैलकुलेशन। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ध्यान से कैलकुलेशन करके कि 40 के 40 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे लिखा है 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8। पूरा इस तरह से कर लेंगे और 20 दूना हो जाएगा 40 माइनस, दोनों माइनस है, इसलिए दोनों के मिला देते हैं, ठीक है ना। तो 11 और 12 हो जाएगा 23 माइनस में 23 और इधर साइड में पूरा के इंटू में कितना है? 10। अब यहाँ लिख लेते हैं 40 प्लस 8 बटा, इसको घटाएंगे 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ बचा 3 में से 2 तो 117 गुना में 10, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 40 प्लस 10 बटे 80 बटा 17 से इसको काट देंगे। कितना बार में कट जाएगा ये? तो 17 दूना 34, 17 51, 17 चौकी 68, 17 पचे 85, तो 4 बार में, ठीक है। अब 68 हो गया तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना? 12। तो 12 तो नहीं आएगा 17 पर हम इसलिए दशमलव देंगे तो हो जाएगा 120। तो हो जाएगा 17 7 19 से, तो 7 बार में 19 आ गया
और एक बार फिर से बच गया 1, तो अब 1 के बाद उधर 0.0 देंगे और लंबा संख्या हो जाएगा। इतना ही हम लोग मान के चलते हैं। इसको काटने पर कितना प्राप्त हुआ? 4.7। अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 4.7, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44.7। यही हम लोग का जो है बहुलक हो गया आंसर, ठीक है ना। तो मैथ का जो है आप लोग का पूरा मॉडल फिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग इसी तरह के प्रश्न को है अभ्यास करते रहिए, बार बार देखिए, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह के एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबरिंग हो सकता है बदलाव हो जाए, नंबर क्वेश्चन के अलग अलग स्थान दूसरा हो जाए, लेकिन बनाने का तरीका सबका लगभग इसी तरह से रहेगा। तो इसलिए आप लोग बार बार प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका प्रयास ही आपको सफल होने में मदद करता है। तो आप प्रयास करने में नहीं चूकिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में।